वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अंकिता जोशी आपका 12th बायोलॉजी क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपना जो ये टॉपिक है मित्रों, अपना जो ये टॉपिक चल रहा है वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और ये आपके चैप्टर नंबर 21 में रहेगा। चैप्टर नंबर 21 बायोलॉजी का जो 12th का सिलेबस है उसके अंदर इस हिसाब से सिलेबस रहता है कि 1 से लेकर 20 तक चैप्टर बॉटनी के और 21 से लेकर जो 42 तक के चैप्टर है वो जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो 21वां चैप्टर जो जूलॉजी का पहला ही चैप्टर है उस पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और इंटेग्यूमेंट्री शब्द का अर्थ होता है कि अपना अध्यावरणी तंत्र, हमारे शरीर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो किसका बना होता है, उसकी चर्चा हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो इस चैप्टर को अपने शुरू करने से पहले इस शब्द का अर्थ क्लियर कर लेना कि इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है अध्यावरणी, यानी कि ऊपर की ओर पाया जाने वाला आवरण, यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर के ऊपर चारों ओर का आवरण बनाता है, क्या कहलाता है? अध्यावरणी तंत्र कहलाता है। और अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत हम शरीर की जो लेयर है उसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। ये जो दो भाग आपको दिख रहे हैं, आगे ध्यान मत देना, जितना मैं बता रही हूँ केवल उतने पे ध्यान देना, हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले बता रही हूँ, पहला जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, यानी कि हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम दो लेयर से मिलकर बना होता है। पहला है एपिडर्मिस, हिंदी में कहेंगे तो इसको अधिचर्म। पहली लेयर कौन सी है? अधिचर्म। और वहीं दूसरी लेयर है वो है चर्म, जिसको डर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या क्लियर किया कि हमारा अध्यावरणी तंत्र दो लेयर से मिलकर बना होता है। नंबर 1 एपिडर्मिस और नंबर 2 डर्मिस। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एपिडर्मिस की। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? एपिडर्मिस की, कि एपिडर्मिस होता क्या है। देखिए, एपिडर्मिस जो होता है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? शब्दों पे गौर करना, चीज क्लियर होती जाएगी कि एपिडर्मिस भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। अब शब्द आता है एक्टोडर्म, क्या होता है कि जब भी किसी भ्रूण का विकास होता है तो वो कई चरणों से गुजर कर होता है। यानी कि एक ऐसा तो है नहीं कि अंड और स्पर्म मिले और भ्रूण बन गया, नहीं, कई स्तर चलेंगे, इसके कई सिस्टम चलेंगे और वो स्टेप जो है उसके दौरान 3 लेयर बनती है। जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसके दौरान 3 लेयर बनती है। नंबर 1 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनसे क्या होती है? वेरियस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, आगे चलकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, जो एक्टोडर्म होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? एपिडर्मिस के निर्माण के लिए। इनमें से एक्टोडर्म ये नहीं है केवल एपिडर्मिस बनाएगी, एक्टोडर्म जाकर अन्य और संरचनाएं भी बनाते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि का निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है। इस तरह जो है ये विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां लेती है कई अंगों को बनाने की। तो भ्रूण की एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, यानी कि भ्रूण की एक्टोडर्म जो है वो भविष्य में जाकर क्या बनाएगी? अधिचर्म बनाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपने अधिचर्म के बारे में। दूसरा, पहली लेयर बताई है मैंने अधिचर्म, जो बनती किसके लिए, किससे है? ये भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। इसके लिए हम दूसरा जो वाक्य इस्तेमाल में लेंगे वो क्या लेंगे कि अधिचर्म जो होती है वो चर्म इसकी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि अंदर की ओर चर्म है और बाहर की ओर क्या है? एपिडर्मिस है। अंदर डर्मिस और बाहर क्या है? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस भी अकेली नहीं है, ये एपिडर्मिस 5 स्तरों की है। कितने स्तरों की? 5 स्तरों की, यानी कि हमारी एपिडर्मिस 5 स्तर से मिलकर बनी होती है। अब ये 5 स्तर कौन कौन से होते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं? नंबर 1 अंकुरण स्तर। पहला स्तर कौन सा है? अंकुरण स्तर, जिसको मेल पिगी स्तर भी कहा जाता है। और कई बच्चे क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कौन सा स्तर बाहर है कौन सा अंदर है। तो ये क्लियर कर देती हूं मैं आपको कि ये जो 5 स्तर जो मैंने लिखे हैं इनका क्रम इस प्रकार से है, ये भीतर से बाहर की ओर है। कहाँ है? भीतर से बाहर की ओर, यानी कि ये सबसे भीतरी परत है, इसके बाद में ये है, फिर ये है और ल्यूसीडियम है, फिर कोरेनियम है, यानी कि सबसे बाहरी ये है और सबसे भीतरी ये है। तो ये चीजें क्लियर रखना, जो मैंने क्रम लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है? भीतर से लेकर बाहर की ओर का क्रम लिखा है। तो सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? मेल पिगी स्तर। सबसे पहला अंकुरण स्तर या मेल पिगी स्तर। उसके बाद में शूल स्तर, कौन सा? स्पाइनोसम या शूल स्तर।
तीसरा कणी स्तर, चौथा स्वच्छ स्तर और पांचवा किरण स्तर। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हम ये पढ़ रहे हैं कि एपिडर्मिस जो होती है वो भ्रूण की ऊपर की लेयर होती है जो 5 स्तर से मिलकर बनी होती है। अब अकेली नहीं है, 5 स्तर से मिलकर बनी हुई है, तो इस कारण इसको एक अन्य नाम दिया गया। वो नाम क्या है देख लीजिए। इसको एक अन्य नाम कहा गया स्तरित एपिथेलियल ऊतक। क्या कहा जाता है? स्तरित एपिथेलियल ऊतक। क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि यह ऊतक कई स्तर से मिलकर बना होता है। कई स्तर दिखाई दे रहे हैं, एक स्तर मेलपिगी, दूसरा स्पाइनोसम, तीसरा ग्रेनुलोसम, चौथा ल्यूसीडियम और पांचवा कोरेनियम। हिंदी में याद करोगे तो ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, अंकुरण, शूल, कणी, स्वच्छ और किरण। ठीक है, ये 5 स्तर इस प्रकार से रहते हैं। तो इनका कर्म जो है वो भीतर से कहाँ है? बाहर की ओर इस तरह कर्म रहता है। और ये कई स्तरों से मिलकर बनी होने के कारण हमारी एपिडर्मिस को स्तरित एपिथेलियल ऊतक भी कहा जाता है। अब एपिडर्मिस के बारे में क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे कि हमारी एपिडर्मिस भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, और दूसरा इसका निर्माण जो होता है वो स्तरित एपिथेलियल प्रकार का होता है, यानी कि कई स्तरों की ये होती है। टोटल स्तर कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से? अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर, किरण स्तर। अंकुरण, पहला अंकुरण स्तर, दूसरा दिखाई दे रहा है, दूसरा स्तर कौन सा है? शूल स्तर, तीसरा स्तर कौन सा है? कणी स्तर, चौथा स्तर स्वच्छ स्तर और पांचवा स्तर कौन सा है? वो है किरण स्तर। कंफ्यूज नहीं होना, कणी पहले आएगा, किरण लास्ट में आएगा। भ्रूण का जीव का सबसे बाहरी एपिडर्मिस स्तर कौन सा होता है? तो वो होता है किरण स्तर। कौन सा होता है? किरण स्तर। और 3 नंबर वाला होता है कणी स्तर। 3 नंबर वाला कणी स्तर, जिसको ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कण, और तीसरा क्या है? कणी स्तर, और चौथा है कोरेनियम होता है किरण स्तर। ठीक है, क्लियर? ये 5 नाम आपको इसके याद करने हैं, जो कर्म क्या है? भीतर से लेकर बाहर की ओर का है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले एक्टोडर्म से बनी हुई है। पहला स्तर है वो कौन सा है? अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर की खास बात यह है कि यह सबसे भीतरी है और इसकी कोशिकाएं लाइव है, जीवित है, और लगातार क्या करती रहती है? विभाजन करती रहती है। लगातार जीवन पर्यंत क्या रहती है? विभाजनशील रहती है। ये क्या करती है? विभाजन करती है। जीवित है और विभाजन करेगी, जीवित है और विभाजन करेगी। और दूसरा देखना, ये भीतर की ओर है। देखो कर्म इस हिसाब से है। 5 है, मेरे पास 4 मार्कर है, कोई बात नहीं, एक डस्टर बना लेते हैं। ये मैंने 5 ऐसे इस तरह कर लेना, ये 5 है। ठीक है, ये सबसे नीचे क्या है? डर्मिस है। ये डर्मिस है और ये मार्कर जो है मेरे 5 है। ठीक है, इसके ये जो डर्मिस है और इसके पास वाला जस्ट ये दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा है? ये अंकुरण स्तर है। अंकुरण के बाद में कौन सा है? अंकुरण के बाद में शूल स्तर है। उसके बाद में कौन सा है? कणी स्तर है। कणी स्तर के बाद में स्वच्छ स्तर है, और स्वच्छ स्तर के बाद में कौन सा है? किरण स्तर है। इस हिसाब से अब आप देख लो कि अंकुरण वाला किससे भिड़ा हुआ है, किससे टच में है? अंकुरण वाला जो टच में है वो किसके हुआ है? डर्मिस के है। तो यानी कि ये पोषण किससे लेगा? विभाजन करना है तो इसको पोषण चाहिएगा, तो ये पोषण किससे लेगा? ये पोषण लेगा चर्म से। चर्म की जो संयोजी ऊतक वाली जो रक्त वाहिनियां आती है उससे ये पोषण लेगा। कौन? अंकुरण स्तर। हमारा जो अंकुरण स्तर है वो पोषण लेता है किससे? हमारा अंकुरण स्तर जो चर्म की रक्त वाहिनियां गुजरती है उनसे पोषण लेकर लगातार विभाजन करता है, और विभाजन करके क्या करता है? अन्य कोशिकाएं बनाता है। दूसरा फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है? अगर कोशिकाएं बन रही है तो बीच में स्पेस भी उत्पन्न होएगा। अब जो स्पेस इसके अंदर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर एक ऊतक भरा रहता है जो हमारी त्वचा को क्या देता है? कलर देता है। तो वो ऊतक कौन सा होता है? वो ऊतक होता है मेलेनोसाइट, मेलेनिन। ठीक है, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन जो हमारी पीयूष ग्रंथि से आता है। कहाँ से आता है? पीयूष इंटरमीडिएट। शब्द को क्लियर करना, कई बार क्या है कि ऐसी बातें जो मीडिएट होकर आती है, किसी से रिलेट करके आती है, वो आपकी 12th के एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पारस एक पीयूष ग्रंथि का पार्ट है मध्य पीयूष ग्रंथि। क्या है? मध्य पीयूष ग्रंथि। इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है MSH। क्या होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाकर मेलेनिन
बनवाएगा, किसमें, अंकुरण स्तर की कोशिकाओं के बीच में मेलेनिन को जमा कर देगा, जो हमारी त्वचा को क्या देगा, रंग प्रदान करेगा। क्लियर कर लेना कि त्वचा को रंग प्रदान करने वाली जो मेलेनिन वर्णक होता है वो कौन से स्तर में है, अंकुरण स्तर में। क्लियर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे स्तर की ओर, शूल स्तर की ओर। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ। दूसरा स्तर जो है वो है स्पाइनोसम स्तर या शूल स्तर। तो शूल स्तर के बारे में एक चीज ध्यान में रखना, शूल मजबूत, ये क्या करता है, हमें दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, दृढ़ता। क्या प्रदान करता है, ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करने का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। साथ में इसमें क्या होती है, डेंड्राइटिक सेल मौजूद रहती है। क्या मौजूद रहती है, डेंड्राइटिक सेल, जो हमें रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। डेंड्राइटिक सेल कौन से में, 2 नंबर वाले में, शूल स्तर में डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट 3 नंबर की बात करती हूँ, कणी स्तर की। कणी स्तर तीसरा, भीतर से तीसरा, अंकुरण, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर, फिर बाहर की ओर किरण स्तर। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला स्तर है कणी स्तर। इसमें भरा रहता है किरेटी हाइलिन। क्या भरा रहता है, किरेटी हाइलिन। इस स्तर के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहा जाता है किरेटी हाइलिन, जो प्रोटीन का बना होता है। ये किरेटी हाइलिन इसके अंदर भरा रहता है और ये कौन सा स्तर होता है, तीसरा स्तर। इतना जान लेना पर्याप्त है। नेक्स्ट अपने स्वच्छ स्तर की बात करें। स्वच्छ स्तर में ये किरेटी हाइलिन चेंज होता है एलिडीन में। किसमें चेंज हो जाता है, किरेटी हाइलिन जो चेंज हो जाता है वो एलिडीन में चेंज हो जाता है। और ये एलिडीन क्या करता है बच्चों, ये एलिडीन एक अवरोधक स्तर बनाता है। क्या बनाता है, अवरोधक स्तर, रोकने वाला स्तर। कौन सा, अवरोधक स्तर। अब क्वेश्चन को याद ऐसे करना है अपने को कि जो हमारी अधिचर्म का, जो हमारी अधिचर्म का सबसे साफ नाम से जो स्तर है स्वच्छ स्तर, वही अवरोधक स्तर बनाता है, जो जलरोधी परत बनाता है। जो अवरोधक स्तर जिसमें एलिडीन भरा रहता है, जो किरेटी हाइलिन होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किरण स्तर। ये कौन सा होगा, ये सबसे बाहरी स्तर। किसका, हमारी त्वचा का सबसे बाहरी स्तर जो है वो कौन सा स्तर है, किरण स्तर। हमारी त्वचा का सबसे बाहरी स्तर कहलाता है किरण स्तर। और इसके अंदर ये किरेटी हाइलिन आता आता किरेटिन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, किरेटिन, यानी कि इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, किरेटिनीकरण कर लेती है। इसके कारण क्या हो जाती है, कोशिकाएं मृत हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत। ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, इनमें किरेटी हाइलिन जो है यहाँ तक आते आते क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। जो सींग बने होते हैं, जो बाल बने होते हैं, वो इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं। और ये स्तर जो होता है वो किरण स्तर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कोशिकाएं कैसी है, निर्जीव प्रकृति की। कैसी है, निर्जीव प्रकृति की। अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर किस प्रकार का है, निर्जीव। और वहीं अपने ऊपरी देख रहे हैं तो वो कैसा है, सजीव है और लगातार क्या करने वाला है, विभाजन करने वाला है। क्लियर। 5 स्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसके, एपिडर्मिस के। निर्माण किससे हो रहा है इसका निर्माण हो रहा है भ्रूण की एक्टोडर्म से। और ये 5 स्तर मेलपीगी स्तर क्यों कहा जाता है, इसको मेलपीगी स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये उत्सर्जन में भी सहायक है। और क्योंकि मेलपीगी नलिकाएं जो होती है, मेलपीगी नलिकाएं कुछ जीवों में उत्सर्जन का काम करती है, इंसेक्ट्स वगैरह में, तो उस तौर पर ये मेलपीगी इसको नाम दिया गया है। मेलपीगी स्तर या अंकुरण स्तर, लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं। 5 स्तर है, वो क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं किसकी ओर, डर्मिस की ओर। डर्मिस जो है वो 2 स्तरों की दिखाई दे रही है आपको। पहला स्तर मैंने लिखा है पेपिलरी स्तर, और दूसरा स्तर लिखा है मैंने जालिका स्तर, या क्या नाम लिखा है, रेटिकुलर। इसको कहा जाता है जालिका स्तर और उसको कहा जाता है पेपिलरी स्तर। हिंदी में सेम ही है, पेपिलरी स्तर और ये क्या है, जालिका स्तर। और पेपिलरी स्तर क्या होता है, इसके अंदर फाइबर्स, कोलेजन तंतु भरे रहते हैं, कुछ तंतुओं का बना होता है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। और जो अधिचर्म होती है वो इसी पर टिकी रहती है। पेपिलरी स्तर पर अधिचर्म टिकी रहती है और ये क्या बनाती है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। क्लियर। ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही नाम याद रखने, पेपिलरी स्तर जिस पर अधिचर्म क्या रहती है, टिकी रहती है। नेक्स्ट बात करें रेटिकुलर स्तर की। और रेटिकुलर स्तर में क्या होता है, इसके अंदर बहिस्त्रावी ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां वगैरह जो है, रोम पुट्टिकाएं, स्वेदांग, वश्य स्तर, यानी कि इस रेटिकुलर स्तर में विभिन्न प्रकार की त्वचीय ग्रंथियां मौजूद रहती है। और वसा के स्तर जो है
इस स्तर में पाए जाते हैं, रेटिकुलर स्तर, यानी डर्मिस की पेपिलरी और दूसरी कौन सी बताई, वसीय स्तर, या इसको कहा जाता है जाली का स्तर। दो प्रकार के स्तर जो है डर्मिस के, मेन जो क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं वो यहाँ से होते हैं, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर और स्वच्छ स्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो टॉपिक आएगा वो क्या रहता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपके आएगा वो है त्वचा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ स्किन। ये मिटा दूं, क्लियर है, देख लीजिए आप दोबारा, 5 स्तर इसके हैं, 2 स्तर उसके, ठीक है। नेक्स्ट स्तर की बात करते हैं अपने। ट्वेल्थ के लिए और कंपटीशन की लाइन के लिए जो इतने शब्द होते हैं इन पे गौर कर लेना पर्याप्त है, इन्हीं से क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की और ये जो बुक्स आपकी ट्वेल्थ की अभी जो चल रही है ये बेस्ट है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जो ट्वेल्थ की स्टडी आप कर रहे हो उसके लिए भी। अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ स्किन। अब व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि उसके जैसी ही कोई संरचना या उससे बनने वाली कोई एक्स्ट्रा संरचना, वो क्या है, व्युत्पन्न है, ठीक है। क्लियर, व्युत्पन्न का मतलब। अब सबसे पहले हम व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं, कौन कौन से व्युत्पन्न हो सकते हैं त्वचा का। एक तो रोम हो सकता है, जो बाल जिसको कहते हैं वो क्या है, त्वचा का व्युत्पन्न है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है रोम हो सकता है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जिसको त्वक ग्रंथियां कह सकते हैं वो हो सकती है, मेमरी ग्लैंड जिसको क्या कहा जाता है, स्तन ग्रंथियां कहा जा सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड, ये भी क्या है, त्वचा का व्युत्पन्न है। तेल ग्रंथियां हैं, ये सारी जितनी भी त्वचा से रिलेटेड जो ग्रंथियां हैं, ठीक है। कान में जो सिरुमिनस ग्रंथि जो कान के अंदर ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है वो सारी क्या है, त्वचा ग्रंथियां, और ये क्या है, ये डेरिवेटिव है त्वचा की, क्या है, व्युत्पन्न है। और एक पर्सन जो बीच में से उठ के आया था, यहां से रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारा जो रोम है, शरीर के अधिचर्म पर पाई जाने वाली जो बाल है, ये मोमेंट किसके कारण करते हैं। क्योंकि हमें अचानक जब ठंड लगती है तो क्या होता है, हमारा बाल जो है शरीर के, ये रोंगटे जो है वो खड़े होता है, हो जाते हैं। ये किस रीजन से होते हैं कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जिसको कहा जाता है इरेक्टर पिलाई मसल्स। क्या कहा जाता है, इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स जब भी भय की स्थिति आती है, करंट लगने की स्थिति आती है, या फिर अत्यधिक ठंड लगने की स्थिति आती है, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें संकुचन होता है, और इन संकुचन के कारण हमारे जो रोंगटे हैं, हमारे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये पर्सन जो है वो पूछा गया। एक पर्सन जो पीछे मैंने करवाया उसमें से भी उठाया गया कि रेटिपेगस क्या है, रेटिपेगस क्या है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एक स्तर जो होता है हमारी अधिचर्म का, पहला स्तर जो भीतर की ओर है वो क्या है, लाइव है, जीवित है, और लाइव स्तर है जो लगातार क्या करता रहता है, विभाजन करता रहता है, और लगातार विभाजन करने के कारण कोशिकाओं के उभार उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, कोशिकाओं के उभार उत्पन्न होते हैं। कि अंकुरण स्तर के लगातार विभाजन करने से कोशिकाओं के जो उभार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेटिपेगस कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, गौर कर लेना, रेटिपेगस क्या है। यानी कि अंकुरण स्तर के लगातार विभाजन करने से जो उभार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेटिपेगस। और इरेक्टर पिलाई मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारी रोम को क्या करती है, गति प्रदान करती है, ठीक है, क्लियर। अब जो है एक टर्म है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां। हमारी जो त्वचा की जो ग्रंथियां होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। वो अपना सिक्रेशन मोस्टली क्या होती है, सतह पर छोड़ती है। ऐसी ग्रंथियां जो अपना सिक्रेशन सतह पर छोड़ती है, किसी सतह पर छोड़ती है, वो क्या कहलाती है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। जैसे कान के अंदर पाई जाने वाली सिरुमिनस ग्रंथि जो अपनी सतह पर सिक्रेशन छोड़ती है। लगातार जो पसीना आ रहा है वो क्या है, वो पसीना आने वाली ग्रंथियां जो स्वेट ग्लैंड है वो किस प्रकार की है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो अपना सिक्रेशन किस पर छोड़ रही है, सतह पर छोड़ रही है। वो कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है, शब्दों पे गौर करना, 3 पार्ट्स बता रही हूँ किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। ब्लैक वाले से लिख लेती हूँ, ज्यादा क्लियर दिखे। 3 पार्ट्स बता रही हूँ। एक तो है होलोक्राइन, क्या बता रही हूँ,
होलोक्राइन, पहला पार्ट है होलोक्राइन, दूसरा पार्ट है मेरोक्राइन। दूसरा पार्ट क्या है? मेरोक्राइन। होलोक्राइन दूसरा है, मेरोक्राइन और तीसरा है एपोक्राइन। तीनों शब्दों को गौर कर लेना, होलोक्राइन, मेरोक्राइन और तीसरा है एपोक्राइन। तीनों का क्या अर्थ होता है? देखिए, होलो का मतलब क्या होता है? सारा का सारा, पूरा। और होलोक्राइन का एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ, पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना तो ज्यादा क्लियर होगा। तेल ग्रंथियां, होलोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है? तेल ग्रंथियां। और मेरोक्राइन जो है वो है स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां। ये किसका एग्जाम्पल है? वो है मेरोक्राइन। कई जगह यहाँ एक्राइन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है जो है एपोक्राइन का, उसका एग्जाम्पल है मेमरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। अब समझ में आएगा पूरा क्लियर। नाम सब दिखाई दे रहे हैं आपको कि सबसे पहले कौन सा लिखा मैंने? होलोक्राइन। सबसे पहले होलोक्राइन और एग्जाम्पल कौन सा लिखा है? तेल ग्रंथियां। देखिए, जब भी हमारी कोई फुंसी होती है वो आपको पता है किसी तरह किसी तेल की वजह से होती है, तो क्या होता है? उस पार्ट से वो उभर कर बाहर निकल जाती है। उस पार्ट से क्या होगी? वो उभर कर बाहर निकल जाएगी, पूरी कोशिका जो है वो टूट जाएगी, फूट जाएगी और उसके फूटने से उसका सिक्रेशन बाहर निकलता है। ऐसी ग्रंथियां जो टूट कर अपना सिक्रेशन बाहर निकालती है क्या कहलाती है? होलोक्राइन। पूरी की पूरी टूट कर अपना सिक्रेशन बाहर निकालती है, क्या है? होलोक्राइन। होलो शब्द का मतलब ही क्या है? पूरा। फिर है मेरोक्राइन या एक्राइन, मीरोक्राइन भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, मीरोक्राइन। अब ये क्या है? ये ग्रंथियां कौन सी है? पसीने वाली ग्रंथियां, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो अधिचर्म की सतह पर या किसी सतह पर अपना सिक्रेशन रिस रिस कर छोड़ती है, थोड़ा थोड़ा कर छोड़ती है, तो वो कौन सी है? मेरोक्राइन। और तीसरी जो दिख रही है वो है एपोक्राइन। और एपोक्राइन जो आपने एक शब्द पढ़ा है बडिंग, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, बड, बड बनना, मुकुल बनना। और बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन का बाहर निकलना। यानी कि हमारी त्वचा से त्वचा का एक व्युत्पन्न अति वृद्धि के तौर पर हमारी स्तन ग्रंथियां बनती है। तो वो स्तन ग्रंथियां कैसी है? वो बडिंग संरचना है हमारी त्वचा की। क्या है? बडिंग संरचना है, मुकुलन के द्वारा बनने वाली संरचना। और ऐसी संरचना जो मुकुलन के तौर पर बाहर निकलकर अपना स्त्राव बाहर छोड़ती है वो कौन सी है? एपोक्राइन। क्लियर? तीन प्रकार की दो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो मौजूद रहती है जो आपके सिलेबस में है। और प्रश्न जो है वो उठाया भी गया है कि तेल ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो तेल ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं, और मीरोक्राइन पसीने वाली ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और एपोक्राइन जो है वो कौन सी ग्लैंड है? स्तन ग्रंथियां। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी ग्रंथियों से उठाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए अब अपनी चर्चा करते हैं। मैंने बता दी कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, जो सारी भी ग्रंथियां जो वो क्या है? वो त्वचा का, एक्सोक्राइन जितनी भी है वो क्या है? त्वचा का व्युत्पन्न है। चाहे कान वाली ले लो, चाहे स्तन ग्रंथियां ले लो, चाहे आंखों से कोई सिक्रेशन करने वाली, पलकों से करने वाली मेमोबियन ग्रंथियां ले लो। ये सभी ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? ये ग्रंथियां जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है? त्वचा का व्युत्पन्न है, जो यहाँ मैंने बताई आपको, ठीक है। अब त्वचा के कार्य, तो कार्य लास्ट टॉपिक आ रहा है इस पार्ट का। देखिए, मात्र 1 घंटे का भी नहीं समय हुआ होगा, ये चैप्टर जो आपका आधी घंटा के अंदर अपने जो कंप्लीटली तौर पर इसका जो है एक अध्ययन कर चुके हैं। ऊपर से मोटा मोटी अध्ययन यही, इससे डीप क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। त्वचा के कार्य के बारे में लास्ट जिक्र हम करेंगे, तो वो है शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है, टेम्परेचर नियंत्रण हो गया। एक परत है, कोई भी छत है, सीधा धूप आ रही है या उसके ऊपर अपने कोई तिरपाल लगा दे, कोई संरचना लगा दे, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेट होगा, तो ताप नियंत्रण का कार्य करती है, शरीर की सुरक्षा करती है, शरीर को आकृति देती है। और भाई ये पैथोजन से, रोगाणुओं से हमें बचाती है। और हमारे शरीर के गमन में और उत्सर्जन में, पसीना भी क्या है? हमारा उत्सर्जन वाला एक सब्सटेंस है, उसको भी बाहर निकालती है। कई जीवों में अवशोषण का काम भी करती है। और त्वचा लैंगिक आकर्षण, यानी कलरफुल इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या है? रंग जीव को उसके जो प्रति आकर्षण पैदा करता है, वो कलर क्या है? वो आकर्षण पैदा करता है। तो कहने का मतलब लैंगिक आकर्षण भी पैदा होता है। और कुछ जीवों में इसके द्वारा क्या होता है? पुनरुद्भवन भी होता है। तो क्लियर? त्वचा का काम जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि त्वचा के कार्य। और कार्य के अंदर मैंने क्या बताया? कार्य के अंदर शरीर को एक निश्चित आकार देना। आकार तो देखो स्केलेटन के तौर पर है, लेकिन उसके ऊपर एक चमड़ी का एक खोल सा चढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर की सुरक्षा होती है।
दूसरा ताप का नियंत्रण होता है। इस तरह की जो परिघटनाएं होती है, रोगाणुओं से हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है और लैंगिक आकर्षण पैदा होता है। इस तरह की परिघटना जो होती है वो हमारी त्वचा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह आपका अध्यावरणीय सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो एक आधी घंटा के लेसन के अंदर अपना कंप्लीट हो रहा है। और मेरे साथ जो है वो यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा, और हो सकता है आगे भी मैं अन्य लेसन भी चढ़ाऊँ। बाकी आप हमारे नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको अन्य जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी जो है वो मिलती रहे। 7414020094। धन्यवाद स्टूडेंट।